अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। इसराइल और फ़लस्तीन का जो तनाज़ा है, वो बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर चुका हुआ है। आज इसका आपको याद है कि पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में हमने उसके जेनेसिस के ऊपर बात की थी। ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था और यहाँ तक जो हालात पहुँचे हैं, वो क्यों पहुँचे हैं? उसका एक ज़ाहिर है कि एक हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है, वो हमने डिस्कस किया था। आज भी उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़रा थोड़ी-सी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, वो ज़रा बता दूँ। एक तो ये है कि 7,000 से ज़ायद शहादतें जो हैं, वो फ़लस्तीनियों की हो चुकी हैं और प्रेज़िडेंट बाइडेन ने ईरान को धमकी लगाई है कि अगर उन्होंने किसी भी हमारे सोल्जर्स के ऊपर या किसी भी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया, तो हम डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये उनको धमकी लगाई गई है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ी जो हैं वो बताता हूँ कि जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है, वो मैं देख रहा था मुख्तलिफ जगहों पे, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ये है कि मैं थोड़े-से 1-2 फिगर्स आपको बताऊँ कि इस वक़्त दुनिया में अमेरिका जो है वो 45% जो दुनिया में वेपन्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं, उसका 45% जो है वो अमेरिका के पास है। और ये पिछले आप अंदाज़ा लगाएँ कि तकरीबन 10 साल के अंदर-अंदर ये 15% बढ़ा है। पहले 30% था, अब आके ये 45% हो गया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये जो 5 टाइम्स जो जो बाकी लोग हैं, उनसे 5 टाइम्स ज़्यादा वेपन्स एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इनको जंगें चाहिए होती हैं। ये जंगें करवाते हैं, लड़ते हैं, उनमें लोगों को मरवाते हैं। दे डोंट इवन केयर अबाउट इट। फिर ये जो अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये सर्वाइव इस तरह करता है, थ्राइव इसमें करता है और ये सबसे बड़ा दुनिया का कह लें कि बिगेस्ट मर्चेंट ऑफ डेथ जो है वो ये खुद है। तो इसलिए अब ये जो देख रहे हैं कि सारी दुनिया में अभी भी इन्होंने फ़ौरन जैसे ही बहाना मिला इसराइल का, फ़ौरन उधर से उन्होंने भेजी वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की जनाब सपोर्ट सो कॉल्ड दी और वहाँ से इन्होंने वेपन्स देने शुरू कर दिए और अभी भी इन्होंने $100 बिलियन से ज़्यादा का जो है वो अप्रूवल माँग ली हुई है, जिसमें यूक्रेन भी आता है, ये भी आता है, सब चीज़ें आती हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीरियस हैं और उसमें अगर हम लोग इनको नहीं समझेंगे तो मामला जो है वो ख़राब होते चले जाएँगे। एक और चीज़ जो डेवलपमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट हुई है, वो ये हुई है कि कतर ने 8 इंडियंस को डेथ सेंटेंस सुनाई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पिछले साल आपको याद होगा कि ये 8 लोग जो इंडियंस जो थे, जो कतर का जो सबमरीन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहे थे और ये पकड़े गए थे इसराइल के लिए जासूसी करते हुए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडियन नेवी है, वो अपने लोगों के ज़रिए पहले पाकिस्तान में भी आपको पता है ये जो कुलभूषण यादव था, ये भी नेवी का कमांडर था। इसी तरह अपनी नेवी के ज़रिए मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए ये मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों में इसराइल के बिहाफ़ पे ये स्पाइंग करते हैं। उनके लिए ये प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और उसमें हमें नहीं और हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं, उनको नहीं पता होता कि ये हो क्या रहा है। तो ये बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं, सऊदी अरब ख़ास तौर पे और जो यूएई वग़ैरह हैं, इनको भी ज़रा कान होने चाहिए कि ये ज़रा ध्यान रखें कि ये हमारे साथ तो करते ही रहते थे। हमारे साथ तो इनका आपको पता ही है बलूचिस्तान में क्या करते हैं, दूसरी जगहों पे क्या करते हैं, कश्मीर में क्या करते हैं और अब ये इनको समझ आएगी कि ये जिनको इन्होंने इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है और मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर आप अंदाज़ा लगाएँ कि कितने बड़े लेवल्स के ऊपर इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कतर में और यूएई में और सऊदी अरब में चल रहे हैं और उसके बहाने ये पता नहीं क्या से क्या उनके लिए कर रहे होंगे। ये तो अभी जब पता चलेगा, तफ़सीलात आएँगी तो पता चलेगा इन लोगों को भी, ये क्या करते रहे हैं। एक तो ये चीज़, दूसरी जो डेवलपमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता रहा था कि जो फ़लस्तीन का मामला है, उसमें मैं आपको देख के बताता हूँ कि क्या सूरत-ए-हाल चल रही है और किस तरीके से चल रही है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका के सदर ने धमकी लगा दी है उनको और साथ ही जो जो कांग्रेस है, उसका जो ऐवान ज़ेरी है, उन्होंने एक इज़राइल के हक़ में करारदाद जो है, वो पास कर दी है। दूसरी बात ये है कि जो आज जो ग्राउंड ऑफ़ेंसिव जो हमने देखा कि वो शुरू करने लगे थे, वो अभी तक मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ क्योंकि अभी आगे से रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा रही है इसराइल की तरफ से। और ये भी कहा जा रहा है, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो ये इसको रिपोर्ट कर रहा है कि शायद ये जो ग्राउंड ऑफ़ेंसिव है उसको डिले कर दें। और ज़ाहिर है वो इनको करना पड़ेगा क्योंकि अगर अगर ये ग्राउंड ऑफ़ेंसिव पे गए तो फिर इनका अपना नुकसान भी शदीद तरीन होगा और फिर उसमें ये भी हो सकता है कि जो वॉर है वो एक्सपैंड भी कर जाए और बाकी ममालिक जो हैं उसमें
कूद पड़ें और फिर मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएँ। इसके साथ-साथ जो है वो जो हमास की जो टनल्स हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद इसराइल जो है वो अ, नर्व गैस उसमें यूज़ कर सकता है कि जो लोग अंदर हैं, वो अंदर ही अंदर वो केमिकल गैस के ज़रिए ये मार दिए जाएँ और उनको ख़त्म कर दिया जाए। अच्छा, अब ये जो सूरत-ए-हाल है इसमें बाइडेन साहब जो हैं एक तो देखें ये वो कहते हैं ना कि ज़ख्मों पे नमक लगाना और बजाय मरहम लगाने के नमक फेंकना, ये कह रहे हैं जी कि जो फ़लस्तीनी हैं, वो अपना जो डेथ टोल है उसको उसमें एक्ज़ैजरेट कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं और ये नहीं है इतना बड़ा डेथ टोल नहीं है। यानी इनकी आप कैलसनेस का उनकी जो शकावत क़ल्बी है, उसका आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इनको मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि इतने लोगों को हम मार रहे हैं। लेकिन आज ही फ़लस्तीनियों की तरफ से पूरे 7028 लोगों की जो लिस्ट है, वो सामने आ गई है और उन्होंने बता दिया कि जी ये नाम है जिन लोगों को शहादत नसीब हुई है और जिनके ऊपर आपने अटैक्स किए हैं, ये उनकी लिस्ट है। तो ये आप अंदाज़ा लगाएँ कि इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि कम से कम आप उनको हौसला ही दे दें कि भई ठीक है, अगर आपके लोग शहीद हुए हैं तो हम इस तरह का मज़ाक ना उड़ाएँ। अच्छा, अब उन्होंने जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वो भी इसमें अपने तौर पे एक जो आर्ट ऑफ डिसेप्शन के तो ये मास्टर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें दे रहे हैं और लेकिन इनसे भी ज़्यादा बड़े जो आर्ट ऑफ डिसेप्शन के मास्टर हैं, हसबारा जिसको कहते हैं, वो इसराइलीज़ हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि जो ऑक्सफैम है, जो एक बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है, उसने कहा है कि इसराइल जो है वो भूख को एज़ अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल कर रहा है। यानी लोगों को मारने के लिए वो भूख का वेपन जो है वो यूज़ कर रहा है और इसमें मुख्तलिफ उन्होंने फिगर्स भी दिए हैं कि ये कैसे सिविलियंस के खिलाफ जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो उसने जो हॉस्पिटल पे हमला हुआ था, उसको उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये इसराइली की तरफ से हुआ था और ये जो ये कह रहे थे कि जी इस्लामिक जिहाद ने उसके ऊपर हमला किया था और उनका मिसाइल जो था वो मिसफायर हुआ था और वो जाके लगा था, तो उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अल जज़ीरा के ऊपर इन्होंने अटैक किया और ख़ास तौर पे आपको पता है कि ब्लिंकन ने पिछले दिनों में कहा था कि ज़रा टोन डाउन करें अपनी कवरेज को फ़लस्तीन के हवाले से। अब टोन डाउन का मतलब ये है कि ना दिखाएँ जो कुछ हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाएँ आप कि ये मारते रहें, वहाँ पे कारपेट बॉम्बिंग करते रहें और आपको पता है कि इस वक़्त जो फ़िगर आ रहा है वो ये है कि 50% से ज़्यादा जो कंस्ट्रक्टेड वहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, कंस्ट्रक्टेड जो एरिया है, 50% से ज़्यादा जो है वो ज़मीन बोस हो चुका हुआ है, उसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएँ ज़रा। यानी बिल्डिंग्स जो हैं, वो ये मुख्तलिफ वेपन्स जो हैं वो उनको यूज़ कर रहे हैं और उनको ट्राई कर रहे हैं कि ये मुसलमानों को ऐसे मारें तो कैसे लगेगा। ये मुख्तलिफ चीज़ों का ट्रायल कर रहे हैं और उसमें इनको ये नहीं पता चलता कि जी कितने लोग मुसलमान जो हैं वो मरते चले जाएँ क्योंकि ये कहते हैं ह्यूमन एनिमल्स हैं। ये तो मैं यहाँ पे मुख्तलिफ जो इनके जो सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं, उसमें मैं देख रहा था, वो कह रहे थे मारें इनको जितने मार सकते हैं, जितने एथनिक क्लेंजिंग इनकी करनी चाहिए। बल्कि मैं यहाँ पे आपको एक और भी बात बताऊँ कि इनके अपने एक थिंक टैंक ने एक एथनिक क्लेंजिंग का मंसूबा दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को यहाँ से सारे के सारा गज़ा को निकालें यहाँ से। तमाम के तमाम लोग जो हैं वो मैं उसकी तफ़सील किसी वक़्त आपको बताऊँगा कि तमाम के तमाम लोगों को मिस्र का जो सिनाई का इलाका है उसमें भेजें। वहाँ पे मिस्री लोगों ने जो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं, जो फ्लैट्स वग़ैरह लिए हैं, वो इनको बाय करके दें। उसमें टोटल वो कहते हैं कि जी अगर इतने लाख बंदा वहाँ पे जाएगा, तो उसमें तकरीबन 6-7 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा और वो हम पैदा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। और वो किसने देना है? वो अमेरिका ने देना है। अमेरिका के टैक्स डॉलर्स जो हैं, आपको पता है जो अमेरिका के लोग जो टैक्स पे करते हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा तो इसराइल में जाता है। तो वो कहते हैं कि वो कोई मसला नहीं है, इनको यहाँ से निकालें, ये हमारे पास बेहतरीन मौका है कि इनको एथनिकली क्लेंज़ करें और हमारे लिए जो मसला एक बार-बार ये क्रिएट होता है, इसको ख़त्म करें ताकि जो लोग तो मार सकते हैं, उनको मारें, बाकियों को उधर भेजें। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें बहुत ही भयानक किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। मैं तफ़सील में ज़्यादा इस वक़्त नहीं जाता हूँ, लेकिन ये है कि जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मैसेज दिया है बाइडेन ने ख़ामनेई साहब को, जो ईरान के पेशवा हैं और उनको कहा है कि आप बाज़ आ जाएँ, अगर आपने कुछ किया तो वो भी काम ख़राब हो जाएगा। इन द मीन टाइम एक अच्छी जो खबर है, इस लिहाज से फ़लस्तीनियों के हवाले से, वो ये है कि कैलिफ़ोर्निया की जो सिटी काउंसिल है, उसने एक करारदाद पास की है फ़लस्तीनियों के हक़ में। आप अंदाज़ा लगाएँ ज़रा, ये कि मतलब इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की नेगेटिविटी में कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम भी कर रहे हैं। तो जो जो कैलिफ़ोर्निया की सिटी काउंसिल है, उसमें ये उन्होंने कह दिया है कि जनाब ये काम गलत है, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर हैं
उन्होंने सीज़ फायर के लिए मुतालबा किया है और कहा है कि जो गज़ा की सीज है, वो इसको ख़त्म किया जाए। और ये एक बहुत बड़ा जो एक डिबेट चल रही है, और वो ये है कि इसको प्रिज़न ना कहा जाए। प्रिज़न तो होता है ना जहाँ पे क्रिमिनल्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गज़ा को आप प्रिज़न क्यों कह रहे हैं? गज़ा को प्रिज़न कहने की ज़रूरत नहीं है, गज़ा तो कंसंट्रेशन कैंप है। यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया गया है इतनी एक आबादी को, और उसमें उनको ना फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, और ना उन्होंने कहा ये क्रिमिनल्स तो नहीं है कि आप उनको प्रिज़न कहेंगे ये ओपन एयर प्रिज़न है, ये प्रिज़नर्स नहीं है। तो इस लिहाज से एक अच्छी ये भी डिबेट चल रही है। फिर जो जो बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं, वो हमने देखा है कि एक प्रोग्राम में वो ब्रेक डाउन हुए, उनका बिल्कुल वो रोते रहे और अपने जो कहानी है वो सुनाते रहे कि किस तरीके से वहाँ पे मामला जो है वो चल रहे हैं, इनकी कवरेज जो है वो कितनी ज़्यादा मुश्किल हो गई भी है। वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं, 20-25 के करीब जो लोग हैं जर्नलिस्ट, वो शहीद हो चुके हैं वहाँ पे, और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वहाँ पे ज़ख्मी हैं। उनकी मतलब उनकी जो कवरेज है वही करना इस वक़्त सबसे बड़ा मुश्किल मरहला बना हुआ है। और जो इमदाद लेके जा रही हैं लोग, उनका कोई पता नहीं है कि वो कैसे पहुँचेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है, इसका हम तज्ज़िया करेंगे, और इसका जेनेसिस जो है, उसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि इसका जेनेसिस क्या है। इसके लिए मैं दावत दूँगा जनाब मोहम्मद असलम शाद साहब से, जो कि मेंबर ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसके मेंबर रहे हैं। उसकी तफसील में जाएँगे एक छोटी-सी वक़्फ़े के बाद। थैंक यू। जी ख़ातिन हज़रात, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक़्त असलम शाद साहब। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आज हमने जो जेनेसिस है पूरी इस मामले का, वो पहले हमने 2 एपिसोड्स की थी। आज जो तीसरी एपिसोड है उसमें भी उसको हम ज़रा देखेंगे, और देखना ये है कि ये जो मामला है ये शुरू हुआ है, तो उसमें थियोडोर हर्ज़ल का नाम बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है वो एक जर्नलिस्ट था, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, और उसने ये ज़ायनिज़्म की जो तहरीक है ये उसने शुरू की, और उसी ने इसराइल के बनाने तक की जो तहरीक थी वो शुरू की। बड़ी यंग एज में उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसका ज़रा देखेंगे कि वो ये इतनी बड़ी फोर्स उसने वो कैसे बना इस पूरे आइडिया के पीछे, ये जिसकी वजह से फिर इंडिपेंडेंट स्टेट जो है जिसको आज हम देख रहे हैं इसराइल की सूरत में ये बनी। तो शाह साहब इसका ज़रा मुझे बताएं कि ये थियोडोर हर्ज़ल क्या चीज़ था, ये क्या बला था ये, जिसकी वजह से आज ये तक हम लोग भुगत रहे हैं? ये थियोडोर हर्जल जो है, जी। ये ऑस्ट्रिया में था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, ऑस्ट्रियन ज्यू। हंगेरियन, और हाँ, वहां पर ऑस्ट्रेलियन एक हंगेरियन। ऑस्ट्रेलियन ज्यू, वहां पर एक अखबार था, द न्यू फ्री द न्यू फ्री प्रेस ऑफ वियना। ठीक। ये उसका एडिटर था। बहुत इंटेलिजेंट था और बहुत कंसर्न्ड था अपनी कम्युनिटी के बारे में, और कहता था, लिखता भी था कि देखो हम यहाँ पर 1800 साल से रह रहे। भाई अगर आप 70 एडी का देखें वो तो 18 से भी ज्यादा बन जाता है, हाँ, और हाँ, अगर आप 132 एडी देखें जिस वक्त ये पैलेस्टाइन से निकले हैं तो 1785 तो फिर भी बन जाता है। तो वो बिल्कुल ये बन था, कहता था कि उसके बावजूद जर्मन वाले हमें जर्मन सिटीजन नहीं कहते, जू कहते हैं। गया। फ्रेंच वाले हमें फ्रेंच सिटीजन नहीं कहते, जू कहते हैं। इंग्लिश हो, ऑस्ट्रेलियन, वो हमें अपने अपने मुल्कों का नहीं सिटीजन कहते। तो हमारे लिए हमारे पास दुनिया में कोई जगह नहीं है। वो कहता था कि कोई खित्ता जमीन दुनिया का हो जहां हम आबाद हो और हमारी आइडेंटिटी हो। इस हाँ, काम के लिए उसने पूरी एक तहरीक चलाई उस वक्त की जूश वर्ल्ड में जो पर्टिकुलरली थे थोड़े वेस्टर्न यूरोप के अंदर, ज्यादा ईस्टर्न यूरोप, इवन क्रीमिया, उडेसिया, ये जो या, सारे इलाके थे जहां पर दे वर वेरी पावरफुल, वेरी प्रोमिनेंट, वेल सेटल्ड। तो इन लोगों को उसने इकट्ठा किया 1897 में। बासल बासल एक छोटा सा शहर है स्विट्जरलैंड में, वहां पर, इसलिए कि जरा खर्चा ज्यादा ना हो, बासल में इकट्ठा हाँ, करके तो उसने तकारीर की, सारा लोगों को समझाया। तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम बन गया लोगों के अंदर, पूरी जितने लोग आए हुए थे, बड़े बड़े डिग्निटरीज पूरे एरिया से। तो उसके बाद इसने जो स्टेटमेंट दी वो दैट वाज अ वेरी, मतलब वेरी कमाल, स्टनिंग हिस्ट्री के अंदर। इसने ठीक। कहा कि मैंने आज ज्यूज के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट की बुनियाद रख दी है। हुँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी बात को नोट कर लें कि 5 साल से लेके 50 साल के अंदर जियो स्टेट दुनिया में बन जाएगी। ठीक। सर द ब्यूटी इज कि 14 मई 1948 को जब इजराइल बार से वजूद में आता है,
تو اس وقت 50 سال اور 5-6 مہینے ہوئے تھے. اس لیے بین گوریا نے جو اس کا افتتاح کیا تھا اسرائیلی کی اسٹیٹ کا، وہ ہرزل کا جو بہت بڑا پورٹریٹ بنا کے اس کے ساتھ رکھ کے اس کا کیا تھا. لیکن کسانہ صاحب اس یہ جو ہے نا مطلب تھیوڈور ہرزل، یہ تو کوئی سیکنڈ بھی نہیں کی، واز ان فیکٹ دا فاؤنڈر آف دا اسٹیٹ آف اسرائیل. لیکن ان لوگوں اس کے ذہن میں یا اس وقت کے لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے مطلب اسرائیل بنانا پیلسٹائن کے اندر. وہ تو کہتے تھے دنیا میں کسی جگہ، مثلاً یہ فرسٹ ورلڈ وار تک کانگو کا بہت نام چلا ہے، سورینام کا چلا ہے، ایتھوپیا کا، اس طرح کے اور کئی جگہ تھی. سورینام تو تقریباً سمجھے فائنل ہو گیا تھا. اس طرح کے اور بڑے نام تھے جہاں پر تھا کہ ان کو وہاں آباد کر دو، وہاں آباد کر دو، وہاں آباد کر دو. لیکن ایک چیز کو تھیوڈور ہرزل کے بارے میں جو جوس چھپاتے ہیں، میں کوئی طنز کے طور پہ نہیں، he did a lot good thing for his own community and it is commendable, I pay him tributes. وہ چھپاتے یہ ہیں کہ اس کے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا. بڑی بیٹی کا نام تھا پولین، PAULIN، پولین. اس نے مورفین کی اوور ڈوز لے لی اور 10-12 دن بیمار رہنے کے بعد فرانس کے ایک شہر ہے بورڈیاکس، وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب یہ بیمار تھی تو اس کا بھائی تھا ہینز، HANS، انگلینڈ میں. اس کو پتا چلا کہ میری بہن بہت بیمار ہے اور بہت تکلیف میں ہے، تو ہی کیم 20-25 میل کا تو ویلر چینل جو ہے 20-25 میل تو ہے سارا. تو وہ ہی کیم ٹو دیٹ سٹی ان فرانس اپنی بہن کو دیکھنے، لک آفٹر کرنے. لیکن اس کے پہنچنے سے چند گھنٹے پہلے پولین کی ڈیتھ ہو گئی. He was so shocked کہ اس نے اسی ہوٹل کے اندر اپنے آپ کو خودکشی کر لی. تو ایک ٹائم 2 بہن بھائی مر گئے. دوسری اس کی بیٹی جو تھی تھیوڈور ہرزل کی، وہ تھی ٹروڈ، TRUD، ٹروڈ. یہ پہلے والے کی 1930 میں ڈیتھ ہوتی ہے. وہ نازیز کے قابو آ گئی. انہوں نے اس کو چیک ریپبلک شفٹ کر دیا اور 1943 میں وہ بھی وہاں پر غلامی کے بہت مر گئی. 2 بیٹی 1 بیٹا. اب اس کے خاندان میں سے ایک بچہ بتاتا، وہ جو پولین تھی نا پہلی، اس کا بیٹا، اس کا نام تھا اسٹیفن تھیوڈور. یہ بریلینٹ تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں انگلینڈ میں پڑھا اور اس کے بعد برٹش آرمی میں جوائن کر لیا. لیکن ایک دن اس کے متعلق پتہ لگا کہ وہ امریکہ گیا ہوا تھا، واشنگٹن ڈی سی میں جو میساچوسٹ ایونیو برج ہے نا، وہاں سے چھلانگ مار کے اس نے خودکشی کر لی. سو یہ سمجھے کہ ساری فیملی جو تھی نا تباہ و برباد ہو. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی تمام ختم ہو گیا تھا. جو بمبا آخری بچی تھی جو ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہتی تھی، وہ بس میں بیٹھتی تھی. تو ایک دفعہ اس نے کسی سے پوچھا کہ بھئی ٹکٹ، اس نے کہا کون سا ٹکٹ، میں تو اس پنجاب کی حاکم حکمرانی ہوں. اس کا بھی بالکل ختم ہو گیا تھا اسی طرح مہاراجا رنجیت اسی طرح. اچھا اس میں ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ یہ جو 1785 سال جو ہیں وہ تقریباً یہ وہاں پہ ان کی پرسیکیوشن ہوئی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برٹن نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کو سپیئر ہیڈ کیا. کیا ضرورت پڑی برٹن کو کہ سڈنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک اسٹیٹ آف اسرائیل کریٹ کی جائے 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن وغیرہ کے اوپر؟ پھر وہ ساری چیزیں آگے دیکھتے ہیں. کیا ضرورت تھی برطانیہ کو یہ کرنے کی؟ آواز آ رہی جی آپ کو؟ ہلو جی شاہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو شاہ صاحب کو لگتا ہے کہ کنیکشن جو ہے وہ ڈراپ ہوا ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ فریز ہو گیا ہے. شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ نہیں، ان کو آواز نہیں آ رہی. میں انتظار کروں گا کہ وہ دوبارہ آئیں. اصل میں یہ جو کویسچن ہے تھیوڈر روزولٹ کہہ رہا ہوں، تھیوڈر ہرزل کا، یہ دیکھیں یہ 1860 میں اس کی پیدائش ہے اور 1904 میں اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو یہ 44 ایئرز میں آپ دیکھیں کہ اس کی کوالٹی آف تھنکنگ دیکھیں، جس طرح کی آپ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں.
کہ اس نے پورے کا پورا ایک نقشہ جو تھا وہ بنا کے دے دیا اور اس کے اوپر عمل ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ 1917 کا بالفور ڈیکلیریشن جو ہے لارڈ بالفور کا، وہ آئی وش کے بھی اگر آ جائیں اسلم شاہ صاحب تو ہم دوبارہ میں آپ کو پھر بتاؤں کہ بالفور ڈیکلیریشن جو تھا 1917 کا، اس کی کیا امپورٹنس ہے. پھر برٹن کا، جس طرح میں ابھی سوال کر رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی کہ یہ تو یورپ میں سارے بسے ہوئے تھے، سب کچھ ان کو اکٹھا کر کے، اور پھر وہاں پہ بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے پھر پوری کی پوری کمیونٹی کو وہاں پہ پیلسٹائن کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر قبضہ کرنا اور آہستہ آہستہ ان کو وہاں پہ بسانا. تو اس کی کیا ضرورت تھی جو برٹن کو پڑی؟ اور مختلف کوشچنز اٹھتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو کوشچن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اگلے دن جارج گیلوے کو بھی سن رہا تھا کہ اس میں انہوں نے ایک جو یہودی ایک لڑکا تھا یا ان کا گیسٹ تھا، اس سے وہ پوچھ رہے تھے کہ برٹن کو کیا حق تھا کہ وہ کسی کا ملک جو ہے وہ ان کو دے دے. تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہسٹری ہے اس میں یہ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارا جو برطانیہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ جہاں جہاں سے بھی نکلے ہیں یہ اسی طرح کے بیج بو کے نکلے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہاں سے پاکستان انڈیا کا جو ایک تعلق تھا، وہ نکلتے نکلتے انہوں نے اچھا خاصا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کشمیر پاکستان کا ہوگا، لیکن جاتے جاتے اس میں ایک ایسا بیج بو کے گئے کہ تاکہ وہاں پہ جنگیں ہوتی رہیں، لڑائیاں ہوتی رہیں. اور اسی طرح انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بھی کیا، وہاں پہ بھی ایک عرب دنیا کے دل کے اندر ایک ایسا خنجر گھونپا اسرائیل کی صورت میں کہ وہ جو ہے وہ آج تک ہم فیس کر رہے ہیں. اور آج بھی ہم ایز وی اسپیک ٹوڈے ہم وہ سفر کر رہے ہیں، اور اس کی کتنی جانیں جو ہیں وہ آج تک چلی گئی ہیں اور چلی جا رہی ہیں. لیکن یہ جو صورتحال ہے، پھر اس کے بعد جیسے نئی سپر طاقت جو ہے وہ امریکہ ابھرتی ہے ورلڈ وار 2 کے بعد، تو اس کو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ بالکل بلائنڈلی سٹینڈ کرتے ہیں، نہ صرف اسرائیل کے ساتھ بلکہ یو کے ساتھ، اور اس کی پالیسیز کو وہ اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت عجیب سی پالیسی ہے جو کہ ان کی چل رہی ہے. اور بہت زیادہ ابھی جو آج کی جو صورتحال ہے اس میں جو کوشچن جو بینجامن نیتن یاہو کے حوالے سے ہے کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی صورت میں ایک نیا ہٹلر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. اب وہ اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ وہاں پہ اور یہ کتنے سالوں سے مسلمانوں کے خلاف یہ ساری جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور صرف مقصد یہ ہے کہ فلسطینینز کو ختم کیا جائے، اور تاکہ ہماری جو وہاں پہ ریاست ہے وہ کامیاب ہو سکے، اور زیادہ سے زیادہ جو مسلمان ہیں ان کو تنگ کیا جا سکے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں نہ وہ یو این کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی ریزولوشنز کو دیکھتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر حال میں ایتھنیکلی کلینس کرنا ہے پورے علاقے کو فلسطینیوں سے، جن کی یہ مدر لینڈ ہے، جن کا یہ ملک ہے، ان کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں اب ظاہر ہے حماس کا بھی ایک رول ہے، باقی لوگوں کا بھی رول ہے. تو اس پہ ہم نے بات کرنی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسلم شاہ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک نہیں آ پا رہے ہیں، پتہ نہیں شاید کنیکشن کا کچھ مسئلہ ہو گیا. لیکن بہرحال اس کے اوپر سلسلہ جاری رہے گا. ہم نیکسٹ شو میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اور اس پہ گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. آپ خاص طور پہ دعا ضرور کیا کریں، دعا میں بہت بڑی طاقت ہے. یہ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کا، ہم سب کا فرض ہے کہ یہ جو فلسطینی بچے بیچارے شہید ہو رہے ہیں، جو خواتین بیچاری شہید ہو رہی ہیں وہاں پہ، جو جس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ان موت ارد گرد ان کے پھر رہی ہے، اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کسی وقت ان کی باری آ جائے. تو ان کے لیے دعا ضرور کریں. اللہ تعالیٰ سے جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو دعا ضرور مانگیں کہ یا اللہ مستضعفین، مظلومین جتنے بھی ہیں ان کی وہ مدد کرے، اور ان کی رہنمائی کرے، اور ان کو غیبی اور ظاہری ہر طریقے سے امداد پہنچائے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش رو، تو دانی حساب کم و بیش رو. مجھے سراکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.